नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइकोलॉजी शिक्षा हिंदी यूट्यूब चैनल। मैं हूं अवधेश, स्वागत करता हूं आपका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बात करेंगे। साथ ही जो व्यूअर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो अगला प्रश्न है, पियाजे ने निम्नलिखित विकासात्मक अवस्थाओं का सुझाव दिया, इनमें से सही का चयन कीजिए। आप जानते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो बाद में बहुत ही सराहा गया और उसके बाद कई लोगों ने उसी क्रम में संज्ञानात्मक विकास प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि निश्चित उम्र में विकास की निश्चित अवस्था में चलती है, जिसमें उन्होंने बताया सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 4 स्टेज उन्होंने जन्म से लेकर लगभग 11-12 वर्ष तक बताई। तो आप इन ऑप्शन के अनुसार आप देख सकते हैं। साथ ही इस पियाजे पर मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास पर, जिसमें बहुत ही विस्तृत तरीके से आसान शब्दों में एनिमेशन के साथ आपको पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को बताया गया है। आप पियाजे के सिद्धांत को और भी विस्तृत जानने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऊपर आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई, मैंने बताया सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशन तथा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर यानी इंद्रिय संक्रिया, प्राक् संक्रिया, औपचारिक संक्रिया और ठोस संक्रिया अवस्था। तो ये 4 अवस्थाएं उन्होंने बताई। तो इस आधार पर जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी। अगले प्रश्न पर चलें तो निम्नलिखित क्रम में स्मृति के निगुण हैं, इनमें से कौन सा सही क्रम है? यानी कि जो स्मृति के विभिन्न सिद्धांतों के क्रम को यहाँ आपको देना है। तो जाहिर सी बात है कि किसी भी संप्रदाय के जो सिद्धांत होते हैं, एक सिद्धांत आने के बाद उसमें जो कमियां होती हैं, फिर अगला सिद्धांत उससे बेहतर आता है, अगला सिद्धांत, इस तरह से निश्चित क्रम में सिद्धांत चलते रहते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एबिंगहॉस स्मृति का, एबिंगहॉस का सिद्धांत 1985 में, ये 1985 में आया था। बार्टलेट 1932, ये 1885 और 1932, और ब्रॉडबैंड ने 1971 और वेंडली ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1982। तो इस आधार से जो क्रम है वो ऑप्शन बी में सही हो जाएगा। तो 32 का होगा बी। आइए अगले प्रश्न पर बात करें तो व्यक्तित्व सिद्धांतवादियों का सही क्रम क्या है? व्यक्तित्व सिद्धांतों का यहाँ पर सही क्रम का मिलान करना है। तो आप देख सकते हैं कि आल्पोर्ट ने व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत दिया, कैटल ने ठोस तथा तरल बुद्धि के या शील गुणों के 2 आयामी सिद्धांतों द्वारा प्रस्तुत किया, आइजेंक थियरी और मैक्रे-कोस्टा, बिग 5 थियरी। तो ये 5 सिद्धांत को आपको क्रम से मिलाना है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखें तो आल्पोर्ट ने 1937 में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। वहीं 16 पीएफ, अगर हम 16 पीएफ की बात करें कैटल द्वारा, तो वो 1949 में प्रस्तुत किया गया था। और वहीं ईपीक्यू, आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली, जो आइजेंक ने प्रस्तुत की, वो 1942 में। और हम बात करें बिग 5 थियरी की, बिग 5
फैक्टर की, तो अवश्य ही, जिसे आप नियोपाई भी कहते हैं, सबसे पहले ये 1992 में आया था। फिर इसका रिवीजन जो हुआ था वो 1985 में आया था। तो इस आधार पर अगर आप देखें तो ऑप्शन कोई भी सही नहीं होता है। ठीक, तो आप इन सभी के क्रम को जानते रहिए, ठीक, जो कि अगली परीक्षा में आपको उपयोगी होगी। इस ऑप्शन में कोई ऑप्शन सही नहीं हो रहा, क्योंकि 1, 3, 2 और 4, 1, 3, 2 और 4 कहीं नहीं है। इसलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित क्रम में प्रेक्षण अधिगम का सही क्रम बताइए। आप जानते हैं कि वेंडुरा द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया गया जिसे प्रेक्षण अधिगम के नाम से जाना जाता है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ इसे बेबोडाल के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने प्रेक्षण अधिगम में सीखने का एक निश्चित क्रम बताया। यहां पर उस निश्चित क्रम को ही आपको मिलान करना है। तो जो इन्होंने क्रम बताया था, अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन, प्रोसेस और मोटिवेशन, यानी कि सबसे पहले व्यक्ति किसी भी चीज पर ध्यान देता है, यानी कि अगर आप देखें तो इस ऑप्शन में सबसे पहले अटेंशन इसी में है। प्रतिधारण, यानी उसको धारण करता है, प्रक्रिया करता है और तब उससे मोटिवेट होता है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर अटेंशन ऑप्शन बी में ही है। तो अवश्य ही इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बात करें, सृजनात्मक विचार के लिए इसकी अवस्थाओं का सही क्रम है। अगर हम क्रिएटिव थिंकिंग की बात करें तो उसमें भी एक निश्चित क्रम को मिलाना है। तो आप जानते हैं कि जब हम किसी समस्या समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं तो समस्या समाधान के लिए या सृजनात्मकता का एक निश्चित क्रम होता है। उसी क्रम में हम किसी भी समस्या का समाधान तथा वेरिफिकेशन करते हैं। तो अवश्य ही हमें उस वेरिफिकेशन को जानना चाहिए। इससे भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रिप्रेशन, यानी कि निग्रह करता है व्यक्ति, उद्भवन तथा प्रश्वसन और सत्यापन। लास्ट में सत्यापन होता है, शुरू में रिप्रेशन होता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे तो जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है ए। प्रश्न पर चलें तो निम्नलिखित आक्रामकता सिद्धांतों के क्रम, सही क्रम को बतलाइए। ठीक, आप जानते हैं आक्रामकता के बहुत से सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। उन सिद्धांतों को सही क्रम में आपको मिलाना है, जो कि जैविक सिद्धांत, विफलता, आक्रामकता, संज्ञानात्मक समाज कल्याण सिद्धांत। तो आइए हम देखते हैं, क्योंकि जैविक सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो ये फ्राइड द्वारा तथा लेजारस, दो ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। फ्राइड चूंकि मानते हैं कि मूल प्रवृत्तियों द्वारा यह आक्रामकता उत्पन्न होती है, तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया था लगभग 1967 में फ्राइड ने दिया था। और वहीं हम विफलता आक्रामकता सिद्धांत या ठूठा सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत डोलार्ड द्वारा दिया गया और लगभग 1939 में इसे प्रस्तुत किया गया था। वहीं हम संज्ञानात्मक सिद्धांत की बात करें तो जो कॉग्निटिव थ्योरी है वो 1961 में दी गई थी। अनेक मनोवैज्ञानिकों ने कॉग्निटिव सिद्धांत प्रस्तुत किया। वहीं समाज कल्याण सिद्धांत वेंडुरा द्वारा प्रस्तुत किया गया। वेंडुरा, जो कि आप जानते हैं सोशल लर्निंग के जनक हैं, 1973 में इन्होंने समाज कल्याण सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो अगर आप इस आधार पर देखें तो जो ऑप्शन सही होता है वह ऑप्शन सही होता है बी।
ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे बारीक विवरणों को देखने की योग्यता यानी कि फाइन मूवमेंट कहाँ होता है। आप देखेंगे तो दृष्टि तीक्ष्णता यानी कि विजुअल एक्यूटी या एक्यूरेसी ही बारीक तरह से हम मिलान कर पाते हैं। तो अवश्य ही जो ए सही हो जाएगा वो चौथे के साथ मिल जाएगा। दृष्टि में क्रमिक सुधार यानी कि जब दृष्टि में क्रमिक सुधार होता है तो वह कहते हैं डार्क एडाप्टेशन को, यानी कि जब आप उजाले से अंधेरे में जाते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा या आप कभी थिएटर में गए हो तो ध्यान देंगे कि आप थिएटर के अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको थोड़ी देर रुकना पड़ता है, क्योंकि आपकी जो आंख होती है यानी कि आपके जो आंख में रिसेप्टर होते हैं जिसे हम रॉड्स कहते हैं, वो धीरे धीरे उसमें क्रमिक सुधार आता है। फिर आप उजाले से जब ही अंधेरे में पहुंचते हैं तो आपको तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपको धीरे धीरे अंधेरे में भी दिखाई देने लगता है। उसी को दृष्टि क्रमिक सुधार कहते हैं और उसे मिलाया जाता है। आप देख सकते हैं, इसको कहते हैं डार्क एडाप्टेशन। क्या कहते हैं? डार्क एडाप्टेशन, अंध अनुकूलन, तंग अंगीकरण। ठीक है, वहीं हम दृष्टि में अपरिवर्तनशीलता की बात करें तो यह एक तरह के अपरिवर्तनशीलता यानी कि जो दृष्टि में है, जो देखी जा रही है चीजें, उसमें कोई परिवर्तन न होगा, यानी कि स्थिरता की बात की जा रही है, कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है। तो अवश्य ही इसका जो मिलान होगा प्रात्यक्षिक स्थिरता से होगा, यानी कि परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी से होगा। ठीक है, अब अगला और लास्ट बचता है किसी विशेष प्रकार से प्रतीत करने के लिए तत्पर रहना, यानी कि परसेप्चुअल सेट, यानी कि जब हम किसी निश्चित पैटर्न में या निश्चित एक सेट बना लेते हैं काम करने का, तो उसे परसेप्चुअल सेट का नाम दिया जाता है। तो आप मिला सकते हैं 4 से। तो अब इस आधार पर जो आपका ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है बी। अगले प्रश्न पर बात करें तो पुनर्बलन, यहाँ पर भी सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है। पुनर्बलन अनुसूची है, मॉडलिंग है, अनुकूलता है और प्रभाव विधि है। आपको हमने विभिन्न पिछले व्याख्यानों में ये सारी चीजें बहुत ही विस्तृत तरीके से बताई है। पुनर्बलन, जो कि आप जानते हैं कि पुनर्बलन की शुरुआत करने वाला मनोवैज्ञानिक वीएफ स्किनर हैं और एक शेड्यूल उन्होंने प्रस्तुत किया। पुनर्बलन के अलग अलग शेड्यूल प्रस्तुत करके, अनुसूचियां प्रस्तुत करके अनुक्रिया पर उसके प्रभाव को देखा। पिछले व्याख्यान में हमने पूरी अनुसूची आपको अच्छी तरह से समझाया है, आप पिछले व्याख्यान देख सकते हैं। तो पुनर्बलन अवश्य ही आप वीएफ स्किनर से मिला सकते हैं। मॉडलिंग, बहुत बार हमने आपको बताया है, मॉडलिंग यानी कि प्रेक्षण अधिगम कौन दे सकता है? वेंडुला के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो आप अवश्य ही इसे वेंडुला से मिला सकते हैं। और अनुकूलता यानी एडाप्टेशन ही कंडीशनिंग की बात की जा रही है यहाँ। तो अनुकूलता यानी कंडीशनिंग, आप जानते हैं कंडीशनिंग का शुरुआत किसने किया था? इवान पावलोव ने किया था, जिसपे उन्होंने एक अनुबंधित तथा अनानुबंधित उद्दीपक के साथ एसोसिएशन कर उसका प्रभाव देखा था, जो कि कुत्ते पर एक प्रयोग था। आप जानते हैं बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग, जिन्होंने कहा जाए तो कंडीशनिंग की नींव रखी थी। तो आप अवश्य ही कंडीशनिंग को इवान पावलोव से मिला सकते हैं। वहीं प्रभाव की विधि की बात आती है तो आप बगैर सोचे समझे आप मिला सकते हैं कि इन्होंने प्रभाव का, तत्परता का और अभ्यास का नियम, सीखने का जो नियम प्रस्तुत करने का काम किया था वो थॉर्नडाइक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आप प्रभाव के नियम को थॉर्नडाइक से मिला सकते हैं। तो अब आप अगर कूट में देखें तो आपका जो ऑप्शन सही होता है वो ऑप्शन सही होता है सी। आइए अगले प्रश्न पर चलें। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से ही मिलान करना है। तो स्मरण शक्ति में सूचना को लेना, ठीक है, ये स्मृति से सारे क्वेश्चन हैं।
संक्षिप्त परिचय दिया गया है, उसका संक्षिप्त एक्सप्लेनेशन है और उसके आधार पर आपको उसके उत्तर को चयन करना है। तो स्मृति स्मरण शक्ति में सूचना को लेना, यानी कि आप क्या करते हैं, आप हमने बताया है ई कोडिंग स्टोरेज एंड रिट्रीवल होता है, या सेंसरी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 तरह की मेमोरी की बात हमने आपको बताया है। तो अवश्य ही आप स्मरण शक्ति में सूचना को लेना, यानी कि सेंसरी मेमोरी की बात यहाँ की जा रही है। तो आप क्षण भर के लिए सूचना को थामना, तो ये एक मिनट, ये स्मरण शक्ति में सूचना को लेना यानी कि ई कोडिंग की बात कर रहा है। तो आप अवश्य ही इसे कूट संकेत से मिला लेंगे, और क्षण भर के लिए सूचना को थामना यानी कि सेंसरी मेमोरी, यानी कि संवेदी स्मरण शक्ति में आप इसको मिला सकते हैं। वहीं हम बात करें स्मरण शक्ति की विस्मृति में सूचना के समूह को बनाना, यानी कि सूचना के जब समूह को बनाते हैं तो एक चुंकिंग की प्रक्रिया होती है जिसमें हम निश्चित समूह में चीजों को याद करते हैं। आप देखे होंगे गाड़ी पे क्यों 4 ही नंबर गाड़ी पे अलॉट होता है, क्योंकि हम जो हमारी स्मरण शक्ति होती है, जो कि मिलन द्वारा बताया गया है, वो 7 ± 2 होती है, यानी कि हम ऐसी छोटी चीजों को याद करने में हमें आसानी होती है। तो हम क्या करते हैं, कभी भी जब कोई बड़े नंबर याद करना होता है तो हम उसे तोड़ तोड़ कर ग्रुप में या चुंकिंग करके याद करते हैं या खंड में याद करते हैं। तो अवश्य ही आप देखेंगे कि स्मरण शक्ति की विस्मृत सूचना समूह बनाना यानी कि खंड करण करना, चुंकिंग कहते हैं इसको। ठीक, तो आप इसको मिला देंगे। और अंतिम ऑप्शन जो है, किसी कार्य को करते हुए अस्थिर रूप से सूचना को थामना, यानी कि कार्य करते हुए, ध्यान दीजिएगा, वर्किंग पीरियड में जब हम किसी सूचना को कुछ देर तक रोकते हैं अपनी स्मृति में, तो वो अवश्य ही वर्किंग मेमोरी का एक पार्ट होता है। तो आप इसे मिला देंगे थर्ड से। तो अवश्य ही इस आधार पर आप ऑप्शन जो देखेंगे तो ऑप्शन सही होता है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न और इस सीरीज के अंतिम प्रश्न पर बात करें तो अवधारण निर्माण यानी कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, डिडक्टिव रीजनिंग यानी निगमन रीत, समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग और एल्गोरिदम बिजनेस। ठीक, इन सभी चीजों पर हम लोग पिछले व्याख्यानों में चर्चा कर चुके हैं। फिर भी आप आइए, आसानी से इसे आप मिला सकते हैं कि जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वह एक तरह की मेंटल कैटेगरीज होती है, मानसिक श्रेणी होती है, जिसके आधार पर हम किसी भी वस्तु, घटना या व्यक्ति के बारे में एक तरह की धारणा विकसित कर पाते हैं। उसी को कॉन्सेप्ट निर्माण कहते हैं। तो आप अवश्य ही इसे मिला देंगे किससे, मानसिक श्रेणी से। वहीं हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करें तो आप जानते हैं इंडक्टिव तथा डिडक्टिव 2 तरह की रीजनिंग होती है जो समस्या समाधान में यूज की जाती है। तो अवश्य ही डिडक्टिव रीजनिंग जो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाती है, आप उसे मिला देते हैं। और समस्या समाधान की हम बात करें तो वो किसी भी लक्ष्य प्राप्ति के लिए समस्या समाधान करती है। अब अंतिम बचता है विधि विशेष, यानी कि इसे एल्गोरिदम कहते हैं। हमने बताया है कि 2 तरह की विधियां होती हैं, एल्गोरिदम तथा ह्यूरिस्टिक विधि, जिसके आधार पर हम किसी समस्या का समाधान करते हैं। तो एक तरह की यह क्या होती है, स्ट्रेटेजी होती है किसी समस्या के समाधान करने का, एल्गोरिदम या कहें ह्यूरिस्टिक विधि। तो अवश्य ही यह क्या है, रणनीति है। तो आप इसको मिला सकते हैं। तो इस आधार पर जो ऑप्शन आप देखते हैं वो ऑप्शन सही होता है डी। हमें उम्मीद है कि यह व्याख्यानों की सीरीज आपको विभिन्न परीक्षाओं तथा आपके कॉन्सेप्ट निर्माण या आपके समझ को अवश्य ही सुदृढ़ करेगी और विभिन्न परीक्षाओं में आप ऐसे प्रश्नों का आसानी से हल ढूंढ सकेंगे। अगर आपको यह व्याख्यान पसंद आ रहे हो तो हमारे चैनल को
अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस पर आपको मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र तथा मनोविज्ञान से संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों और उनसे संबंधित स्टडी मटेरियल पर वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ इससे संबंधित विभिन्न पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आपका यह वीडियो व्याख्यान अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत